हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई थिंक बढ़िया ही होगा, सब कुछ ऐसा चल रहा होगा। बात करें अपने टॉपिक की, तो कल हमने वेक्टर एंड 3D सेक्शन में कल वेक्टर्स कंप्लीट कर दिया, आज 3D बचा है। और रही बात प्रॉब्लम की, तो प्रॉब्लम हम अगर क्योंकि इस पर ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम पूछता नहीं है घुमा फिरा कर, ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो फॉर्मूले बेस्ड रहते हैं 3D और वेक्टर्स दोनों में। तो देखते हैं, अगर टाइम रहा तो प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे, नहीं फिर आगे चलेंगे, तो टाइम भी हमारे पास बहुत कम। क्लियर है बात इतनी? तो बिना किसी बात के लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, फिर उसके बाद आ जाए बीच बीच में बात करते हैं। क्लियर? देखते हैं आज की क्या टॉपिक है। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या ज्योमेट्री 3D, इसको एक फॉर्म देते हैं 3D। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने क्या पढ़ा, परिभाषा बता दो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ना, अलजेब्रा और ज्योमेट्री जिसमें दोनों मिक्स, कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। क्लियर? तो उससे हमसे मतलब नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने क्या देखा, 2D देखा, एक प्लेन होते थे और 2 एक्सिस होते थे, एक्स एंड वाई एक्सिस। 3D में 3 एक्सिस होंगे, एक्स वाई जेड। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, वहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने स्ट्रेट लाइन देखा, यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन देखा, वहां पर मैंने सर्कल देखा, कोनिक सेक्शंस देखे 2D। बात समझना, यहाँ पर सिर्फ हमारे टॉपिक में क्या है, यहाँ पर भी हम 3D की इंट्रोडक्शन करेंगे, 3D का पूरा, फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन देखेंगे और प्लेन देखेंगे, क्योंकि प्लेन में ही मैंने कहा ये कोई प्लेन है और इसी है 3D क्या है। 3D अभी हम किस लाइन में जी रहे, 2D। 3D क्या है, मतलब मैंने कहा कि से दीवार बनती है, तो 3D मतलब एक्स वाई जेड। अभी इस पे दिखाऊंगा तो देखना, 3D को विजुलाइज किया, मतलब इमेजिन करो अपने दिमाग में, आप इमेजिन करो 3D। जितना अच्छा जितना अच्छा फिगर इमेजिन करोगे ना, जितनी भी अच्छी आपकी जो है फिगर को इमेजिन करने की क्षमता होगी ना, उतने अच्छे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या ज्योमेट्री के प्रॉब्लम उतने जल्दी सॉल्व होंगे। मैं 3D की बात कर रहा हूँ, 3D में 3 एक्सिस होंगे और तीनों में ही काम करना हो, ज्यादातर प्लेन पे काम करना है। प्लेन पे मतलब ऐसे प्लेन रहेगा, पेपर भी तो आपका प्लेन ही रहेगा ना, एक बार उसी पे काम करना है जिसका सॉल्व करो। तो देखते हैं, तो पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो कुछ नहीं, वही है डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, हर चीज जैसा 2D में पढ़ा हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, रिमाइंड कर लेते हैं, उसके बाद तो हमारी आपकी बातें होती हैं। ठीक, देखते हैं। देखो पहली बात तो एक्सिस की बात करते हैं। तो इसमें कितनी एक्सिस होंगी, 3, और तीनों जो है एक दूसरे के पैरेलल, परपेंडिकुलर होती है। भाई ये एक्स एक्सिस है, ये वाई का है, ये जेड एक्सिस। ध्यान देना, मैंने कहा ये एक्स है, ये वाई है, तो जेड जो होगा इन तीनों के पहले ये होगा। ये जेड जो है ना, ये अंदर की तरफ है, किसकी तरफ है, अंदर की, तो जेड एक्सिस। बात समझ रहे हो? ऐसा प्लेन है, कुछ ऐसा है, ये एक्स वाई और ये अंदर, ये इस साइड हो गया, मतलब एक्स एक्सिस वाई के परपेंडिकुलर और जेड के परपेंडिकुलर, जेड वाई और एक्स के, मतलब तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। बात समझ लो, ये है हमारा 3D, जहाँ पे 3 एक्सिस हमारे। क्लियर हो गई ना बात, एक्स वाई एंड जेड, पूरा खेला 3D का इसी पे होना है। बात समझ में आ गई? अब मैं बात करूंगा, सबसे पहले जो बात करता हूँ वो बात करता हूँ यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला की, जो वहां पर भी बात की। ये तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको, एक्सिस का दे दिया। ठीक है, एक्स वाई जेड 3 एक्सिस होना, कोई ना, इसको अभी बाद में जब प्रॉब्लम आएगी स्ट्रेट लाइन वाइन तब देखेंगे इसको एक्सिस। क्लियर है ना? अभी देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। 3 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, तो 3 पॉइंट से लेकर डिस्टेंस फॉर्मूला। मैंने कहा ए और बी हमें 2 पॉइंट मिले हैं। ए का कोऑर्डिनेट हमें मिला है x1, x2, x3, ठीक है, या x1, y1 और z1, और बी का कोऑर्डिनेट मिला है x2, y2 और z2। क्लियर? तो जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं, जैसे हम वहां पर क्या करते थे, तो हमारी ए बी की लेंथ क्या होगी, ए बी की डिस्टेंस, इनके ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर।
ये होती है ना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर इन रूट, ये भी डिस्टेंस क्या फॉर्मूला आएगा, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। यही पर बात कर लेते हैं हम सेक्शन फॉर्मूले की, इसकी बात कर लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला मैंने कहा कि ये कोई पॉइंट r है जो इसको m1 और m2 में क्या करता है, डिवाइड करता है, m1 रेशियो m2 में। ठीक है, मैंने इसका जो कोऑर्डिनेट लिए 3D है, 3 हमारे कोऑर्डिनेट है, मैंने लिया x y z। तो x y z के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला तो ये होता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ x y z इक्वल टू हो जाएगा हमारा सेक्शन फॉर्मूला जो लगाते हैं वो क्या होगा, मैंने कहा ये इसको m1 में और इसको m2 में लिया, ठीक ना, ये तो हो जाएगा x का रिस्पेक्टिवली देखना, ये x का हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस y का हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस z का हो जाएगा m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस। बात हुई अब, ठीक है, इसको तो बता दिया, इंटरनली और एक्सटर्नली कब ये डिवाइड करेंगे ये भी देख लो। इंटरनली कब डिवाइड करेंगे, अगर m1 अपॉन m2 की वैल्यू पॉजिटिव है, बात समझ रहे हो, अगर m1 अपॉन m2 की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तब ये इसको इंटरनली डिवाइड करेंगे, और अगर इसकी वैल्यू निगेटिव है तो ध्यान देना ये इसको एक्सटर्नली डिवाइड, दैट्स डिपेंड्स ऑन ओनली m1 and m2 value. If m1 upon m2 value is positive, then the point is divide its internally. But if m1 upon m2 value is negative, the point is divides in external. अगर m1 upon m2 की वैल्यू पॉजिटिव तो इंटरनली, और m1 upon m2 की वैल्यू जो है निगेटिव तो इसे क्या करें, एक्सटर्नली। इतनी बात क्लियर हो गई क्या, इतनी बात तो क्लियर हो गई, ठीक, इतना सेक्शन फॉर्मूले की बात हो गई। और क्या बात करते हैं इसमें, इंट्रोडक्शन में मिड पॉइंट क्या होगा, भाई यार सब कुछ वही है, जैसे दो होते तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 यही होता है ना। ऐसे अगर मिड पॉइंट की बात करूं, मैंने कहा ये कोई मिड, अब r क्या है, ये इसका मिड पॉइंट है मान लो, तो x y z अगर इसकी मिड पॉइंट है तो ध्यान देना इसका आ जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 z1 प्लस z2 अपॉन मिड पॉइंट। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल की बात कर लूं मैं यहीं पे, किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड क्या होगा, 3 अगर दिए हो, ठीक है, जिसे जी से हम डिनोट करते हैं, वो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 z1 प्लस z2 प्लस z3। बात समझ में, सेंट्रॉइड क्लियर है ना इतनी बात, ये इसका सेंट्रॉइड हो, ये जनरल इंट्रोडक्शन थी। अब मैं बात करता हूँ रियल जो है 3D स्टार्ट होती है, जहाँ पे एक्सिस को लेकर चलते हैं। ये तो मैंने बता दिया आपको, डिस्टेंस, सेक्शन, मिड पॉइंट, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, क्लियर होगी ना मेरी बात, क्लियर हो गई हो तो आगे चलते हैं, ठीक, जहाँ पे हम बात करेंगे डीसी एंड डीआरसी, इसकी डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, जहाँ से हमारा रियल अब जो है प्रॉब्लम जो अब जेईमेंस का लेवल स्टार्ट होता है, ये तो छोटा लेवल, ठीक है, आगे चलते हैं। पहले हम बात करेंगे क्या, डायरेक्शन, जिसे बोला जाता है डीसी, ठीक है। मैंने कहा हमारे पास 3 एक्सिस,
ठीक, मैंने कहा कोई स्ट्रेट लाइन, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है एक प्लेन में, और कोई हमने जो है एक स्ट्रेट लाइन ले लिया जो इन तीनों एक्सिस से अल्फा, बीटा और गामा एंगल बनाता है। बात समझ रहे? मैंने कोई स्ट्रेट लाइन लिया इसी इनके लिए तीनों के प्लेन में, तीनों के प्लेन में स्ट्रेट लाइन, ध्यान देना जैसे मैं प्लेन बनाऊंगा तो ये प्लेन, ये जो स्ट्रेट लाइन लिया है, लाइन लिया है, ये 3D यहाँ पे दिखा दी है, 2D है हमारा। जैसे मैंने कहा ये कोई दीवार का कोना है, मैं अगर बोलूं कि ये एक दीवार का कोना है, एक ये आ गया, ये कोई आ गया, मतलब ये बोर्ड का एक पार्ट है, ये है और इसके एक पार्ट है, तो स्ट्रेट लाइन इनके बीच में लिया गया, तीनों परपेंडिकुलर, जो तीनों से x से अलग एंगल, y से अलग एंगल, z से अलग एंगल बना है, ठीक है। तो इनका जो डायरेक्शन कोसाइंस होता है उन्हें cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा से डिनोट, गामा है cos गामा, गामा में अच्छे से बना नहीं पता यार, लेकिन ध्यान दे cos गामा, अरे यार बन जा भाई, चल ले cos गामा, ठीक है, cos गामा, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, ऐसे बनाता हूँ, तो गामा है, ठीक। जो डायरेक्शन कोसाइंस को क्या होंगे, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, इन्हीं को हम डिनोट कर देते हैं L, M और N से। इन्हीं को cos अल्फा को L से, cos बीटा को M से और cos गामा को N से। ध्यान देना इनके बीच जो रिलेशन होता है वो होता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। बात समझ रहे हो? L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। ध्यान देना आप, मैं अगर डायरेक्शन कोसाइंस की बात करूं, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, मैं बात करूं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस की बात करूं जब मैं, तो x एक्सिस पर हमारे y और z की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। y और z की वैल्यू क्या होगी, तो डायरेक्शन कोसाइंस हमारे ये है, जब ये 0 होगी, जब ये 0 होगी तो मतलब m और n की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये 0 हो गई तो बचा क्या, L स्क्वायर इक्वल टू 1, L की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो 1 0 0। बात समझ में? किसकी, x एक्सिस। बात करूंगा y एक्सिस की, तो वहां पर x और वो 0 हो जाएंगे, मतलब ये 0 1 0। बात करूं मैं z एक्सिस की, तो 0 0। बात समझ में आई कि डीसीज समझ में आया कि एडीसीज, इनके बीच रिलेशन L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हुई तो फिर चले हम डीआर, डायरेक्शन रेशियो। क्लियर? ये थी इसकी डीसी डायरेक्शन क्लियर। आगे देखो डायरेक्शन रेशियो की बात करें, यहीं पर बात कर देता हूँ डायरेक्शन रेशियो। डीआर क्या होते हैं, मैंने कोई 3 पॉइंट ले लिया ए बी सी, ये डायरेक्शन रेशियोज होंगे अगर ये इन डायरेक्शन कोसाइंस के डीसीज के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब मैंने कहा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। इनके बीच अभी और समझ में आया। मैं बात करूं रिलेशन बिटवीन डीसीज एंड डीआर, डीसीज और डीआर के बीच रिलेशन क्या होता है, यहाँ देखो वो होता है एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन सी। अगर ए बी सी डी आर है यहाँ पर, एलिमेंट क्या है, डीसी। क्लियर? यहाँ देख लेते हैं
मतलब यहाँ से ये मैं ये लिखता हूँ रिलेशन L अपॉन A इज इक्वल टू M अपॉन B इज इक्वल टू N अपॉन C, ये रिलेशन होता है मेनली। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनको ऐसे लिखने से इक्वल मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं इनको L स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस M स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर प्लस N स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। क्लियर हुई ना बात इतनी? क्यों? इन तीनों का ऐड क्या हो जाएगा 1, कि तो इनका तो 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। थोड़ा सा ऐसे क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि ये जो है इसके बराबर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, इनके इसका ना ये बराबर है एक दूसरे, ये बराबर है, प्लस नहीं है, इज इक्वल टू है, ठीक है। तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C। मैं भी यार आदमी मुझसे भूल हो सकती है, ठीक है, और उसको सीरियसली मत लेना। ये इज इक्वल है, ये इसके इक्वल क्यों है? प्रूफ से आता है, उसको जब प्रूफ करूंगा तो इतना टाइम मेरे पास नहीं है, मैं आपको इसलिए डायरेक्ट बता दूं। रिलेशन की बात करूं, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ L स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यहाँ से L की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी प्लस माइनस A अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ऐसे M की वैल्यू प्लस माइनस B अपॉन रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ऐसे B की M की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? प्लस माइनस B अपॉन रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ऐसे मुझे N की वैल्यू क्या मिलेगी? प्लस माइनस C अपॉन रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये रिलेशन बता दिया मैंने, डायरेक्शन को साइंस डायरेक्शन। क्लियर हो गई बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये डीसीज किसके आ रहे हैं, डीआर किसके आ रहे हैं? इस लाइन के आ रहे हैं, इस प्लेन में ही जो लाइन दिया हुआ है कोई लाइन, उसकी डीसीज एंड डीआर हैं। ज्यादा इसको सीरियसली मत लेना कि किसके आ रहे हैं, बता तो दिया है किसके आ रहे हैं, किसके आ रहे हैं, इस लाइन के आ रहे हैं, ठीक है। मैं बात कर लेता हूँ इनके एंगल की, किसकी? एंगल की बात कर लेते हैं। एंगल बिटवीन, अगर मैंने कहा टू लाइंस, हमें जो है कोई दे दिया ऐसे ऐसे, ये दो लाइन मैंने कहा प्लेन में दे दी, ये थीटा है, ये बोल बात समझ लो। यहाँ देखो एंगल बिटवीन, इसी फिगर में देखो दो लाइन दे दी है, L1 दे दिया, L2 दे दिया, इसी XYZ प्लेन में, और कह रहा है कि इनके डीसीज अगर देखो डीसीज अगर इनके, मैंने कहा है L1 के डीसीज L1, M1 और N1, तो मैं कहा L1 के, और L2 के जो डीसीज हैं वो L2 हैं, M2 हैं और N2 हैं। तो इनके बीच जो एंगल होगा वो होगा cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अगर ये डीसीज हैं तब, मैंने कहा डीआरस दिया हुआ है तब एंगल पूछ लिया, मैंने कहा डीआरस है A1 B1 C1 L1 के, उसी का डीआर दिया हुआ है, ये डीसीज से डीआर दिया हुआ है, और दूसरे L2 के दिए हैं A2 B2 और C, तो उनके बीच जो एंगल होगा वो होता है cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट ओवर A1 का होल स्क्वायर प्लस B1 का होल स्क्वायर प्लस C1 का होल स्क्वायर, फिर रूट ओवर इंटू रूट ओवर A2 का होल स्क्वायर प्लस B2 का होल स्क्वायर प्लस C। अगर डीसीज दिए हुए हैं तो cos थीटा की वैल्यू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, डीआर दिए हुए हैं तो cos थीटा की वैल्यू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इनटू रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C1, ठीक है। इसकी बात किया मैंने एंगल, ठीक है ना, बात समझ में आ रही? आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूंगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो यहां से रियल जो हमारी है, जो हमारे क्वेश्चन जहां से पुटअप होते हैं 3D से, जेई मेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये स्ट्रेट लाइन, इसके बारे में प्लेन पढ़ना है। स्ट्रेट लाइन देखते हैं, हमने स्ट्रेट लाइन 2D में देखा, स्ट्रेट लाइन जब हमने पढ़ा वहां पर देखा तो हमें 2 पॉइंट का इक्वेशन मिला मुझे,
मैंने कहा ये कोई ए और बी है पॉइंट, मुझे x1 और y1 इसका पॉइंट दे दिया और इसका x2 एंड y2 दे दिया, दोनों पॉइंट दे दिए। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा, ठीक है। वहां पर भी हमने अलग अलग फॉर्म में पढ़ा, स्लोप फॉर्म पढ़ा, इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा, अलग अलग फॉर्म पढ़े। तो यहाँ पर भी हम, ये तो मैं ऐसे आपको बता दिया स्ट्रेट लाइन के लिए, यहाँ पर भी हम वहाँ पे एक प्लेन में पढ़ा, मैंने सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस लिया, वहाँ पर यहाँ पर मैं 3 एक्सिस लूंगा, ठीक है, जेड एक्सिस। वही स्ट्रेट लाइन, मैंने कहा कोई स्ट्रेट लाइन है, ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन है, वो बोला इसी स्ट्रेट लाइन की क्या है इक्वेशन चाहिए जो इन तीनों प्लेन, बात समझ रहे हो ना हमारी। तो वही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यहाँ पे हम अलग अलग फॉर्म में पढ़ेंगे। पहले सिमेट्रिकल फॉर्म में पढ़ेंगे, डीसीज एंड डीआर से रिलेशन है उनका, पहले ही मैंने बताया डीसीज एंड डीआर के बारे में। तो सिमेट्रिकल फॉर्म पढ़ेंगे, यहाँ पे भी नॉर्मल फॉर्म, अलग अलग फॉर्म है यहाँ पे, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो देखते हैं बिना किसी बात, क्लियर है ना बात। तो जो हम पहले फॉर्म पढ़ेंगे इसकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की, वो पढ़ते हैं यहाँ पर सिमेट्रिकल फॉर्म। कौन सी फॉर्म पढ़ते हैं? सिमेट्रिकल फॉर्म, ठीक है। सिमेट्रिकल फॉर्म में क्या होता है पहले ध्यान देना। सिमेट्रिकल फॉर्म में क्या होता है, मैंने कहा कि हमारे पास कोई एक पॉइंट है, मैंने कहा इसके अंदर हमारे पास कोई पॉइंट है x1, y1 और z1। हमारे पास इसको स्ट्रेट लाइन को मैं हटाता हूं, इस पूरे तीनों x y z प्लेन में मेरे पास कोई एक पॉइंट है x1, y1 और z1 और कोई स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से होकर जा रही है। मैंने कहा कोई स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से होकर जा रही है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी वो मैं सिमेट्रिकल फॉर्म में करूंगा, ठीक है। तो सिमेट्रिकल फॉर्म में जब एक पॉइंट से जा रही है इक्वेशन, एक पॉइंट किसी सिंगल पॉइंट से होकर जा रही है एक्स वाई जेड प्लेन में, तब जो इक्वेशन हमें मिलती है वो मिलती है x माइनस x1 अपॉन DC ऑफ x एक्सिस L, जो हमने L क्या है DC है, y माइनस y1 अपॉन M इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n, x माइनस x1 अपॉन L इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन m, ठीक है, जो किसी कांस्टेंट r के इक्वल। r क्या है? वो डिस्टेंस होती है किसकी इनके बीच की। जैसे मैं बोलूं हाँ ये कोई पॉइंट हमारा a है और मैंने कोई पॉइंट p ले लिया, तो p पॉइंट जो हमारा मिलता है वो अभी दिखाऊंगा यहाँ पे, r वही कांस्टेंट, बात में तो उनका डिस्टेंस है a और p। मैंने इसी स्ट्रेट लाइन पे कोई पॉइंट ले लिया p, L1 प्लस x प्लस L1 ऐसे करके अभी दिखाता हूँ LR, ठीक है, x1 प्लस LR x y z की है, बात समझो, r के फॉर्म में मैं दिखाता हूँ, ठीक है। LMN क्या है हमारे DCs है किसके स्ट्रेट, x1 y1 z1 क्या है जिस पॉइंट से, बात समझ में आई। अगर मैं इसी को एक एक इक्वल करूं कि L R और x1 में रिलेशन निकालना चाहूं, उस पॉइंट P, मैंने कहा कोई पॉइंट P लिया तो उसके बीच का रिलेशन में x के फॉर्म में निकालना चाहूं, तो यहां से हमें क्या मिलता है, मैं अगर x माइनस x1 अपॉन L इज इक्वल टू R करूं तो हमें मिलेगा x माइनस x1 इज इक्वल टू LR, और क्या मिल जाएगा उसके बाद x इज इक्वल टू x1 प्लस LR। ऐसे मैं बात करूं y की तो हमें y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा y1 प्लस MR, और ऐसे बात करूं मैं z की तो z इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे z1 प्लस NR मिलेगा क्या। y p का पॉइंट, तो p के पॉइंट हमारे क्या आ गए x1 प्लस LR, y1 प्लस MR, z1 प्लस, बात समझ में आई क्या, ठीक है। p क्या है, किसी पॉइंट हमने ले लिया x1 प्लस LR, m1 प्लस y1 प्लस MR प्लस ये क्या हो गया z1 प्लस, बात समझ में आई क्या। सिमेट्रिकल फॉर्म में किसी एक पॉइंट से जाने वाले का इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन L इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n इज इक्वल टू r। बात क्लियर हुई क्या, x1 y1 z1 से अगर जा रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये तो मैंने DCs को लेकर किया, मैं DRs की बात करूं, DRs को लेकर क्या करते हैं,
तो डी आर्स में भी कुछ नहीं होगा, इसी का ऐसे ही जहाँ एल एम एन है वहीं पर हम डी आर्स लेंगे, ए वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस ए बी सी क्या है, डी आर्स है स्ट्रेट लाइन से। ये आर के इक्वल नहीं होगा क्योंकि इनकी डिस्टेंस जो है आर के इक्वल नहीं होगा, बात समझ लो, यही डिफरेंस है इसमें। यहाँ जब हम डीसीज लेते हैं तो ये आर के इक्वल होगा जो उनकी डिस्टेंस होगी एपी इज इक्वल टू एपी, लेकिन यहाँ पर ये आर के इक्वल नहीं होते क्योंकि हम जब रिलेशन बताए तो ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमने रिलेशन निकाला था डीसी एंड डीआर में, याद है आपको, तो वहाँ से वो डिस्टेंस ही आ जाती है, इसलिए हम यहाँ पे आर पे ठीक है। ये है डीआर्स में। बात किया मैंने ये सिंगल पॉइंट से, मैं बात करूँ वही स्ट्रेट लाइन कोई दो पॉइंट से होकर जा रही है, x2 y2 z, वही स्ट्रेट लाइन किसी दो पॉइंट से होकर जाने वाली स्ट्रेट लाइन का सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन क्या होगा, वो होता है, ध्यान देना, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस। बात समझ में आई क्या इक्वेशन होता है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस, जब फ्रॉम 2 पॉइंट्स होकर। क्लियर हो गई क्या भाई बात इतनी, ठीक है। कि मैंने स्ट्रेट लाइन का जो है सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन बताया आपको, ठीक है, मैंने स्ट्रेट लाइन क्लियर कर दिया आपको, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बता दिया कैसे जा रही है, क्या हो रहा है, फर्स्ट एक पॉइंट से जाने वाला हो, दो पॉइंट से जाने वाले, ठीक है। अब मैं बात करूंगा किसकी, प्लेन की, किसकी बात करूंगा, प्लेन की, ठीक है। देखते हैं प्लेन देखते हैं, ठीक है ना, यही मैं रिलेट करूंगा स्ट्रेट लाइन प्लेन को हर जगह, यही हमारा पूरा ये भी में, यहीं से कहानी शुरू होती है जेमेंस की, यहीं से क्वेश्चन पुट होता है, ठीक। चलते हैं प्लेन पर। प्लेन यहां पे हमें क्या करना है, हमारे पास तीन प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, इसको विजुलाइज करो, 3D है, ठीक है। ये हमारा वो है, बात समझ में आई क्या। मैं अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन की बात करूं, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन की बात करूं, मैं अगर जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करता हूं तो क्या आता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2D में था तो x और y है, x एक्सिस और y एक्सिस से रिलेटेड है। यहाँ पर हमें तीन एक्सिस है x y z, मतलब ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। ये होता है जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, किसी भी इक्वेशन का जनरल, किसी भी प्लेन का जनरल इक्वेशन, जहां पर a b c क्या है, कांस्टेंट। ये ध्यान देना, ये इनकी जो वैल्यू है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का 0 नहीं हो सकती ऐसे, और ये साथ में a b c साथ में 0 नहीं हो सकती, बात समझ रहे हो ना, ये साथ में 0 नहीं हो सकते। तो मैंने प्लेन की बात की, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन जनरल, ये जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन है, मतलब जनरल फॉर्म, जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ठीक है ना बात इतनी। किसी प्लेन का इक्वेशन, मैंने कहा ये एक्स वाई जेड हमारा प्लेन है कुल, और ये मैंने प्लेन दे दिया, इसको विजुलाइज, प्लेन में प्लेन ही है, इस प्लेन का इक्वेशन है, ये बता इस प्लेन का इक्वेशन क्या है, बात समझ लो। ये प्लेन मैंने बना दिया, ये प्लेन ही विजुलाइज कर लो यार, ठीक है। एक्स वाई जेड प्लेन का जनरल इक्वेशन है x प्लस by प्लस cz जब d इक्वल टू 0, यहाँ पे d हमारा a b c d क्या है, d तो कांस्टेंट है, d तो समझ लो उसका कांस्टेंट, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरा फॉर्म देखते हैं, तो जनरल फॉर्म मैंने बताया। अब मैं जो पहली बात करूंगा वो करूंगा प्लेन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट्स प्लेन। देखो फर्स्ट फॉर्म की बात हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्लेन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स प्लेन, कितने कोऑर्डिनेट्स प्लेन है हमारे पास, तीन, x y और z। तो इन तीनों, ये जो प्लेन है ये किसके पैरेलल है, इन कोऑर्डिनेट्स प्लेन के। तो इनकी इक्वेशन निकालने के लिए पहले हम बात करेंगे, ठीक है। पहली इक्वेशन हम किसकी बात करेंगे, पहली इक्वेशन हम बात करेंगे एक्स वाई प्लेन की,
किस प्लेन की? एक्स वाई प्लेन की। ये फॉर्म है अलग अलग, ये तो मैंने जनरल फॉर्म इक्वेशन, जनरल इक्वेशन बताया किसी भी प्लेन का। अब मैं बात करूं प्लेन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट्स प्लेन। कोऑर्डिनेट्स प्लेन हमारे पास कौन कौन? एक्स वाई है, वाई जेड है और जेड एक्स है। कोऑर्डिनेट्स प्लेन कौन कौन से हमारे पास? एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड, ठीक है, यही प्लेन है तीन हमारे पास। तो इस तीनों प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? मैं बात करूं एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? तो एक्स वाई प्लेन में एक्स और वाई की वैल्यूज हमें मिलेगी। बात करूं तीन प्लेन है हमारे पास, तो मैं पास से किसकी बात कर रहा हूं? एक्स वाई प्लेन की। तो एक्स वाई प्लेन में हमें किसकी एक्स और वाई की वैल्यूज मिलेगी जो हमें पता नहीं। बट एक्स वाई प्लेन में कौन सी वैल्यू हमें नहीं मिलेगी? जेड। जेड की वैल्यू मतलब क्या मिलेगी हमें? 0। और यही इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन में ये, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? जेड इक्वल टू 0। अच्छा मैं बात करूं वाई जेड प्लेन में का इक्वेशन क्या होगा? तो वाई जेड में हमें वाई और जेड की वैल्यू मिलेगी, एक्स में नहीं मिलेगी, एक्स इक्वल टू 0 इसका इक्वेशन होगा। ऐसे मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ किसकी? एक्स जेड प्लेन की, तो एक्स और जेड की वैल्यू मिलेगी वाई के, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? वाई। इतनी बात क्लियर हुई क्या? अब देखो मैं बात करूं अगर एक्स वाई प्लेन में, ध्यान देना, ये तो मैंने बात किया जब एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन में जो है हमें इक्वेशन बात करना है, ठीक है। तो वहां पर ये इक्वेशन है। चौथी बात मैं कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, प्लेन का इक्वेशन क्या होगा जो उस प्लेन से, मैंने कहा सी डिस्टेंस पर, सी डिस्टेंस से पैरेलल। बात समझ लो मैं क्या कह रहा हूं? जैसे मैंने इन प्लेन की इक्वेशन बताई थी, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन में इनमें डिस्टेंस जो थी वो 0, लेकिन मैंने कहा ये 0 डिस्टेंस से पैरेलल। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मैंने कोई प्लेन में एक्स वाई प्लेन लिया और एक्स वाई प्लेन में मैंने सी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट लिया उस प्लेन पर, तो उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? तो समझना, जैसे मैं कहता था कि जब एक्स एक्सिस पर स्थित है, मतलब एक्स और वाई हमारे पास एक्सिस थी, एक्स एक्सिस पर वो कोई पॉइंट है तो हमें वाई इक्वल टू 0 मिलता था और वाई पे एक्स इक्वल टू 0 मिलता था। और जब मैं बात करूं कि यही सी डिस्टेंस यहां से हमें मिलता था, तो यहां से जाने वाली की इक्वेशन क्या होती थी? जो इसके पैरेलल होती थी, इसके पैरेलल लाइन क्या होती थी? इसके पैरेलल लाइन, ऐसे इस प्लेन के पैरेलल, मैंने कहा ये कोई एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है और दोनों एक्स वाई प्लेन में है, इस प्लेन के पैरेलल ये प्लेन जो है वो सी डिस्टेंस पर है। ऐसे मैं कहता था ये सी डिस्टेंस, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? वाई इक्वल टू सी। वैसे एक्स वाई प्लेन में हमें इसकी अगर सी डिस्टेंस पैरेलल है, जितना भी डिस्टेंस पैरेलल है, ठीक है, इक्वेशन क्या मिलेगी? वाई इक्वल टू सी। तो एक्स उसमें वाई एक्स वाई प्लेन में जेड इक्वल टू सी और वाई जेड प्लेन में एक्स इक्वल टू सी और किसमें? वाई एक्स जेड प्लेन में वाई इक्वल टू सी। बात इतनी क्लियर हुई? ये मैंने बात किया जब प्लेन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट्स में। बात समझ में आ गई क्या? फर्स्ट फॉर्म की बात की। सेकंड फॉर्म की बात करूंगा मैं, जब प्लेन्स पैरेलल टू द एक्सिस, पैरेलल टू द एक्सिस, जब एक्सिस के पैरेलल हो क्या प्लेन, बात समझ लो क्या? जब एक्सिस के पैरेलल प्लेन्स हो तब उनकी इक्वेशन क्या आएगी? ध्यान दो, जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी प्लेन तो उनका हमारा ये पार्ट 0, क्योंकि x 0 होगा वहां पर। क्लियर होगा ये बात? एक्स एक्सिस के पैरेलल में हमारी जो है वो क्या होगा? ये पार्ट 0। तो मतलब मैं बात करूं कि जब मैं बात करूंगा किसकी? एक्स एक्सिस के पैरेलल है प्लेन, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तब हमें जो इक्वेशन मिलेगा ये पार्ट 0, मतलब जनरल इक्वेशन हमें मिल जाएगा dy + cz + d। जब मैं बात करूं y एक्सिस की तो हमें क्या मिलेगा? ax + cz + d = 0। और जब मैं बात करूं z एक्सिस की तब हमें क्या मिलेगा? ax + by + d = 0। यहाँ पर क्या हुआ? z वाला पार्ट 0 हो गया। मतलब ये हमें एक तरह की, ये सब क्या मिल रही है? एक एक एक्सिस को लेकर हमने बनाया। क्लियर हो गई बात इतनी? मैंने किसकी बात की? जब प्लेन पैरेलल हो किसके एक्सिस की। क्लियर हो गई बात? तब मैंने इक्वेशन बताया, ठीक है। 2 फॉर्म बताए। तीसरा फॉर्म देखते हैं, करूंगा मैं इंटरसेप्ट फॉर्म।
इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन, ठीक है। कुछ नहीं, जैसे हम वहां पे इंटरसेप्ट फॉर्म क्या स्ट्रेट लाइन में देखे थे x1 a + y / b = 1, यहाँ पर 3 है हमारे पास x एक्सिस पर a, मैंने कहा a इंटरसेप्ट x एक्सिस पर कर रहा है, y एक्सिस पर b इंटरसेप्ट और z एक्सिस पर हमारा c इंटरसेप्ट कर रहा है, तब क्या होंगे x/a + y/b + z/c = 1। बात समझ में? ये होता है किसी भी प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन, ठीक है। मैं बात करूं जब कोई भी प्लेन मैंने कहा, अब मैं नेक्स्ट फॉर्म की बात कर रहा हूं, प्लेन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू 3 पॉइंट, मतलब अगर वो गोइंग थ्रू 3 पॉइंट से, किसी 3 पॉइंट से क्या हो रहे हैं, प्लेन जा रहा है। मैंने कहा वो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं, मैंने कहा पहला पॉइंट x1 y1 और z1 है, दूसरा x2 y2 z2 है और तीसरा x3 y3 z3। तब इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, बात समझ रहे हो क्या? पहला जो इक्वेशन, पहला पॉइंट जो x1 y1 z1 है, दूसरा x2 y2 z2 है, तीसरा x3 y3 z3 है, समझ रहे हो? तब इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? तब इस प्लेन की इक्वेशन जो हमें मिलती है वो डिटरमिनेंट फॉर्म में मिलती है, मतलब इस प्लेन की इक्वेशन जो हमें मिलेगी वो मिलेगी ऐसे, हम पहले x y z और 1 लिखेंगे, ठीक है। फिर हम लिखेंगे जो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, x1 y1 z1, फिर 1, फिर x2 y2 z2, फिर 1, फिर नेक्स्ट x3 y3 z3 = 0। ये होता है इक्वेशन जब कोई प्लेन 3 पॉइंट से होकर जाता है, 3 डिफरेंट पॉइंट से होकर जाता है। बात समझ में आई क्या? ये थी इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। अब मैं बात करता हूँ वेक्टोरियल फॉर्म की, ठीक है। बात करता हूँ इसकी वेक्टोरियल फॉर्म, बात समझ रहे हो? वेक्टोरियल फॉर्म में क्या होता है इसका इक्वेशन की बात करूं, मैंने कहा ए कोई पोजीशन वेक्टर है इस प्लेन में, मैंने कोई ये वेक्टोरियल फॉर्म की इक्वेशन की बात कर रहा हूं। मैंने कहा यहाँ नहीं दिख रहा है तो इधर दिखा देता हूँ आपको, इधर दिखाता हूँ मैं, ठीक है। क्या बात कर रहा हूं मैं? वेक्टोरियल फॉर्म की बात कर रहा हूँ। तो वेक्टोरियल फॉर्म में मैंने कहा कोई ए जो है पोजीशन वेक्टर है और एन मैंने ले लिया कोई नॉर्मल वेक्टर, ए मैंने कोई पोजीशन वेक्टर ले लिया और एन जो है नॉर्मल वेक्टर ले लिया, बात समझ रहे हो? तब इसका इक्वेशन हमें क्या मिलता है, तब जो हमें इसका इक्वेशन मिलता है वो मिलता है आर, जो मैंने कोई इक्वेशन है आर को कोई मैंने वेक्टर ले लिया आर माइनस ए डॉट एन = 0। बात समझ रहे हो? या आर डॉट एन = डी, जहां डी = होता है ए डॉट एन = कांस्टेंट। बात समझ में? ये होता है वेक्टोरियल फॉर्म में किसी भी प्लेन का इक्वेशन। ए क्या है, कोई पोजीशन वेक्टर है उसी प्लेन में, एन क्या है, कोई नॉर्मल वेक्टर है, तब हमें आर क्या है, कोई वेक्टर है तो मैंने कोई वेक्टर लिया है, तो मैं किसी भी टाइम r1 i + r2 j + r3 k ऐसे में डिनोट कर सकता हूँ। r माइनस ए डॉट एन = 0, r डॉट एन = d, जहाँ पे d = a डॉट एन। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये मैंने पूरे प्लेन के इक्वेशन की बात कर ली, अलग अलग फॉर्म के बारे में बात किया। मैंने पहले बात किया आपका जब पैरेलल हो किसी कोऑर्डिनेट प्लेन के, तब क्या होगा उसका इक्वेशन, एक्सिस के पैरेलल हो, फिर 3 पॉइंट से जाते हो और जैसे वेक्टोरियल फॉर्म हो, तब मैंने अलग अलग बात की प्लेन के इक्वेशन के बारे में, ठीक है। अब बात करेंगे इसके एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, ये अलग अलग प्लेन, ठीक है। देखते हैं उसको भी मैं करूँगा, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, ठीक है। किसकी बात करूंगा? एंगल बिटवीन 2 प्लेन। मैंने कहा जो मेरे पास पहला प्लेन है वो है ax + by + cz + d = 0। फर्स्ट प्लेन का इक्वेशन हमें क्या मिला? फर्स्ट प्लेन का इक्वेशन हमें है, तो फर्स्ट प्लेन का इक्वेशन है वो है ax + by + cz + d = 0। और जो सेकेंड प्लेन है हमारे पास वो है a-x + b-y + c-z + d', ठीक है। तो मुझे बोला गया कि इन दोनों प्लेन के बीच जो है वो थीटा एंगल बन रहा है, तो उस एंगल कितना होगा, वही एंगल, तो एंगल का फॉर्मूला क्या होगा? मतलब अगर मैंने कहा कि फर्स्ट प्लेन हमारा कोई प्लेन हमारा x है, ये मैंने कहा ये हमारे पास 3 एक्सिस है, z x y z, और मैंने कहा कि अलग अलग प्लेन है, मुझे एक प्लेन ये दे दिया और एक प्लेन ये दे दिया, 2 प्लेन मुझे दे दी, ये अलग अलग प्लेन है। मैंने कहा ये P1 है, ये प्लेन 1 है, ये P2 है, ये प्लेन 2 है।
बात समझ रहे हो? इसका इक्वेशन ये दिया है, P1 का इक्वेशन ये दिया हुआ है और P2 का इक्वेशन ये दिया हुआ है। फिर इसने ये पूछ लिया कि इनके बीच जो एंगल क्रिएट हो रहा है 3D में दिखेगा, एक प्लेन ही है एक प्लेन ही है, तो इनके बीच जो एंगल क्रिएट हो रहा है वही एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो जो फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है cos थीटा इज इक्वल टू इन दोनों जो x y z के कोएफिशिएंट है तीनों को जो है एक एक करके इनको मल्टीप्लाई करते हैं और इनको प्लस करते हैं, मतलब a डैश प्लस bb डैश प्लस cc डैश अपॉन इनके जो कोएफिशिएंट हैं अलग अलग प्लेन के, तो ऐसे मैं लिखता हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर रूट ओवर इनटू रूट ओवर a डैश स्क्वायर प्लस b डैश स्क्वायर प्लस c डैश। बात समझ में? तो हमें जो cos थीटा की वैल्यू मिलती है वो मिलती है a डैश प्लस bb डैश प्लस cc डैश अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इनटू रूट ओवर a डैश स्क्वायर प्लस b डैश स्क्वायर प्लस c डैश स्क्वायर, जब हमें दो प्लेन ये दिए। बात समझ में? यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस होती हैं। मैंने कहा ये अगर पैरेलल हैं प्लेन तो मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। थीटा 0 होगा तो cos 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। जब इनको सॉल्व करते हैं cos 0 ये 1 हो जाएगा तो इधर आएगा। जब इनको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है a अपॉन a डैश इक्वल टू b अपॉन b डैश इक्वल टू c अपॉन c। बात समझ में? ये होती है पैरेलल होने की कंडीशन। मैं बात करूं थीटा इज इक्वल टू 90 है, मतलब अगर परपेंडिकुलर है, जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे मतलब नीचे दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, मुझे नहीं लगता, इधर दिखा देता हूं। मतलब जब मैंने दूसरी कंडीशन ली थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब 90 होगा तो cos 90 की वैल्यू 0 हो गई, मतलब ये पूरा पार्ट 0 हो गया, बचा हमारे पास ये, तो हमें कंडीशन मिलेगी a डैश प्लस bb डैश प्लस cc डैश। परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या है? जब दोनों प्लेन क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे और पैरेलल होंगे, तब अलग अलग कंडीशन। ठीक है बात? ये मैंने बताया। तो अगर कोई भी प्लेन किसी भी चीज उसके पैरेलल है, मतलब मैंने कहा कि कोई भी प्लेन, मुझे कोई प्लेन दे दिया, कहा a x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 है, ये कोई प्लेन है और इस प्लेन के अगर कोई पैरेलल इक्वेशन लिखना चाहता है, कोई पैरेलल इक्वेशन है तो एक्स वाई जेड तो ये तो पूरा सेम रहेंगे, वही हाल जो उसका था, प्लस बी वाई प्लस सी जेड जैसे स्ट्रेट लाइन में करते थे। चेंज क्या होगा? कांस्टेंट, क्योंकि वही डिस्टेंस हमारी जो होती है वही बढ़ जाती है घट जाती है, वही। बात समझ में? ये प्लेन एक दूसरे के क्या है? डी डैश। ठीक है, क्या है? डी डैश। अब मैं बात करूंगा किसकी? एंगल बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं बताने चल रहा हूं आपको ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो इसको ध्यान से देखना। मैं बता रहा हूं, अब मैं बात करूंगा एंगल बिटवीन प्लेन्स एंड लाइन। एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन, किसी भी लाइन और प्लेन के बीच का एंगल अगर हमें निकालना है तब क्या होता है? मैंने कहा ये कोई मुझे प्लेन दिया हुआ है, ठीक है, और ये कोई इस प्लेन पर लाइन है, तो उस लाइन का इक्वेशन इस प्लेन से उस लाइन और इस प्लेन में ये विजुलाइज करना, ये कोई प्लेन है हमारा और ये कोई लाइन जा रही है, तो उस ऐसे कोई लाइन, तो वही थीटा जो एंगल इस पे क्रिएट कर रही है। बात समझ रहे हो क्या? मैंने कहा ये कोई वो है, ये प्लेन का वो है, इसका क्या है? एक्सिस है। मैंने कहा तो ये जो थीटा एंगल है इसी पे बना रही है। बात समझ रहे हो क्या? यही थीटा एंगल को पूछ रहा है। बात समझ रहे हो? ये इस प्लेन का, मैंने कहा कि ये क्या है? ये प्लेन की जो फॉर्म है प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ रहे हो क्या? तो ये और ये कोई स्ट्रेट लाइन है, तो ये इस प्लेन के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रही है, वही एंगल का फॉर्मूला होता है। तो एंगल का फॉर्मूला हमें यहाँ से निकल के आता है। जब मैं बात करता हूँ, मैंने कहा जो हमें लाइन मिली हुई है, मैं अगर लाइन की बात करूँ तो वही सिमेट्रिकल फॉर्म में यहाँ पे मैं वही बात करता हूँ, वो मुझे मिली है x माइनस x1 जिस पॉइंट से होकर जा रही है अपॉन l प्लस y माइनस इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n इज इक्वल टू r। बात समझ में? ये हमें किसकी इक्वेशन दी हुई है? स्ट्रेट लाइन की। और जो हमारे पास प्लेन है, जो इस प्लेन का, ये तो हमें किसकी इक्वेशन मिल गई? स्ट्रेट लाइन की। अब मैं बात करूं किसकी? प्लेन की। तो प्लेन की इक्वेशन हमें मिल रही है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो यही पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच कितना जो है एंगल क्रिएट हो रहा है। अगर मैंने कहा इनके बीच थीटा एंगल है, मैंने कहा इन दोनों के बीच क्या है?
थीटा एंगल है, तो ये थीटा की इसी थीटा को निकालने के लिए कितना क्या फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू, जो हमें फॉर्मूला मिलता है साइन थीटा इज इक्वल टू इफ एक्स के कोफिशिएंट और एक्स का जो है, तो हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू इस प्लेन का एक्स का कोफिशिएंट और एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब ए एल ऐसे बी वाई का कोफिशिएंट और किसका, इसका वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन बी एम प्लस जेड का कोफिशिएंट और जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन देगा अपॉन ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन अपॉन इन तीनों का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, जैसे मैंने वहां पर किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू रूट ओवर में इंटू इनका पूरा डायरेक्शन में एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। बात समझ में आई क्या? ये होती है साइन थीटा। ये मैंने कहा, ये जो मैंने ये कोई इसके ये मान लो ये हमारी स्ट्रेट लाइन, ये ले लो, चलो ठीक है, एन प्लस थीटा, ये मैंने कहा थीटा एंगल के, ये स्ट्रेट लाइन मान के चलना, ये स्ट्रेट लाइन, ये कोई नॉर्मल वेक्टर है, ये नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है, जो उसके प्लेन के क्या है, जो प्लेन के क्या है नॉर्मल पे खींचा गया, मतलब उसके परपेंडिकुलर मान, उससे मुझसे मतलब नहीं है, उस प्लेन के अकॉर्डिंग है, तो ये स्ट्रेट लाइन मैंने मान लिया, ये कोई स्ट्रेट लाइन, क्लियर हो गई ना बात? इसको जो मैंने पहले माना था वो इसको मान लिया नॉर्मल वेक्टर। तो हमें साइन थीटा की वैल्यू क्या मिलती है, एल प्लस बी एम प्लस सी एन अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। अब मैं बात करूँ अलग अलग कंडीशन की, कब प्लेन और लाइन पैरेलल होंगे, मैं कंडीशन की बात करता हूँ, दो कंडीशन मुझे मिलेगी, मैं अगर अलग अलग कंडीशन की बात करता हूँ, कंडीशन फर्स्ट की बात करता हूँ, पहली कंडीशन क्या मिल रही है, जब पैरेलल होगी लाइन, मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, थीटा जीरो होगा, तो ये पूरा साइन थीटा साइन जीरो की वैल्यू जीरो, मतलब ये पूरा पार्ट जीरो, हमें क्या मिलेगा, ए एल प्लस बी एम प्लस सी एम। बात समझ में? मैं सेकेंड कंडीशन की बात करूं, जब थीटा इज इक्वल टू 90 होगा, मतलब परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, तब हमें क्या वैल्यू मिलेगी, तब देखना है, इसको मैं ऐसे कर, ये पार्ट उधर उधर जाएगा, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो पार्ट ए अपॉन एल इक्वल टू बी अपॉन एम इक्वल टू सी अपॉन ए। बात समझ में? अलग अलग कंडीशन कब क्या होगी, इसको मैं इधर दिखा देता हूँ, अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो थीटा 90 होगा, तब हमें क्या मिलेगा, ए अपॉन एल इक्वल टू बी अपॉन एम इक्वल टू सी। बात इतनी क्लियर हुई? ये मैंने बात की एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन, अलग अलग कंडीशन के बारे में बात की, क्या होता है उनके बीच एंगल की बात की, ठीक है। लाइन का तो ध्यान देना, पहले हमें इस फॉर्म में इक्वेशन को लाना है, इस प्लेन के फॉर्म में इक्वेशन को लाना है, ठीक है, तब जाके हमें वैल्यू पुट करना है उसी के ऊपर, ठीक है। कभी कभी क्या करता है, ऐसे ही चलाता है, z1 x1 z1 माइनस जेड कर देगा, y1 माइनस वाई कर देगा, तो ऐसे चलाएगा, होता है एल की वैल्यू जो है माइनस प्लस, इसी में ज्यादा होगा, और जैसे थीटा की माइनस प्लस की वैल्यू आपकी थोड़ी भी इधर उधर हुई, थीटा का तुरंत एंगल हमारा बंद इधर उधर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर भी यहाँ पर, इसलिए इसको ध्यान रखना। क्लियर होगी ना बात? ये मैंने एंगल की बात की, जब कोई प्लेन और लाइन दिया हुआ है और जब कोई दो प्लेन दिया हुआ है तब उनके बीच, ठीक है। आगे बढ़ते देखो, अब मैं उस कंडीशन की बात करूंगा कि जो गिवन लाइन है वो किसी प्लेन पर लाई कर रही है नहीं कर रही, अगर लाई कर रही है तो कंडीशन क्या हो सकती है, मतलब मैं बात करूं कंडीशन in order that the line lie on the given plane। बात समझ रहे हो? मैं उस कंडीशन की बात करने चल रहा हूं जहां पर हमें लाइन दी हुई है, वही लाइन दी हुई है x माइनस x1 अपॉन एल प्लस इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n इज इक्वल टू r। ये हमें लाइन की इक्वेशन दी हुई है l, और मैं बात करूं प्लेन की, तो प्लेन की हमें इक्वेशन दी हुई है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, d इसको करते हैं, ठीक है। अलग अलग इक्वेशन दी, तो क्या कंडीशंस हो सकती है कि वो जो ये जो लाइन दी हुई है ये उस प्लेन पर क्या करेगी, लाई करेगी, ठीक है। तो मैं बात करूं अगर ये प्लेन पर लाई करती है तो उसकी दो कंडीशन है। कंडीशन फर्स्ट क्या बोलती है, कंडीशन फर्स्ट बोलती है कि ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब जैसे मैंने बात, ये कंडीशन कब हो सकती है, जब उसके पैरेलल हो, मतलब मैंने अभी थीटा की बात की थी, जब एक दूसरे के थीटा 0 हो जाता है तब क्या होता है, 0 हो जाएगा, ये साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी,
तब पैरेलल होती है, तब ये होता है कंडीशन। तो पहली कंडीशन ये बन सकती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमारी बन सकती है, जो AX1 इनका जो जिस पॉइंट से होकर ये लाइन जा रही है वो इस पॉइंट इस प्लेन से भी होकर जाए। मैंने कहा ये कोई प्लेन है हमारा और ये कोई लाइन है, और ये लाइन जो है इस प्लेन से होकर जा रही है, मतलब X1 Y1 और Z1 को भी सेटिस्फाई करिए, क्योंकि X1 Y1 Z1 जो है उस लाइन से होकर जा रहे हैं। बात समझ रहे हो आप? तब मतलब जो X1 Y1 Z1 है उस प्लेन को भी सेटिस्फाई करेंगे, मतलब AX1 प्लस BY1 प्लस Z प्लस CZ1 प्लस D इज इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन, इतनी बात क्लियर हुई। ये मैंने बात किया जब कंडीशन लाइन जो है प्लेन पर क्या करती है, तो ये क्या कर सकती है, दो कंडीशन हमारे पास क्या कर सकती है, लाइन कर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब मैं जो नेक्स्ट बात करूंगा, पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स इन गिवन प्लेन। इन प्लेन की बात कर रहा, मैंने कहा कि कोई प्लेन हमें दिया हुआ है और मैं कोई दो पॉइंट हमें दिया हुआ है, X1 Y1 Z1 और X2 Y2 और Z2। बात समझ रहे हो? तो ये का सेम ही एरिया में सेम ही प्लेन में एग्जिस्ट होंगे, अलग अलग प्लेन में होंगे। तो वो कैसे? अगर इनका सेम साइन है तो प्लेन भी क्या होगा, सेम में। बात समझ रहे हो? अगर इनका अपोजिट साइन है इनका दोनों, तो जो प्लेन होगा वो क्या होगा, अपोजिट। बात क्लियर होगी क्या? ये है पोजीशन ऑफ, क्लियर होगी बात? इतनी बात क्लियर हुई। दूसरी ठीक, आगे चलो। अब मैं बात करने चल रहा हूं कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी। कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी, कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी और टू लाइन्स। दो लाइंस कब कोप्लेनर होंगी, ठीक है। मैंने कहा कि दो लाइन हमें जो मिली है, पहली लाइन है x माइनस अल्फा 1 अपॉन L1 इज इक्वल टू y माइनस बीटा 1 अपॉन L2 M1 z माइनस गामा 1 अपॉन N1। और जो दूसरी लाइन है, जो पहली लाइन है, और दूसरी लाइन हमें जो मिली है वो मिली है x माइनस अल्फा 2 अपॉन L2 इज इक्वल टू y माइनस बीटा 2 अपॉन M2 इक्वल टू z माइनस गामा 2 अपॉन M2। ये दो लाइन मिली है। तो कोप्लेनर कब होंगी, कुछ नहीं देखना, सीधे काम करके क्या करना है, ये जो दूसरी लाइन दी है अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, इनका डिटर्मिनेंट जो होगा, पहले रो में अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, फिर बीटा 2 माइनस बीटा 1, फिर गामा 2 माइनस गामा। ये और जब ये कोप्लेनर है, इफ कोप्लेनर कभी होंगी, ये दो लाइन कब कोप्लेनर होंगी, कोप्लेनर की कंडीशन में बता रहा हूँ, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, बीटा 2 माइनस बीटा 1, गामा 2 माइनस गामा 1, जो इसने दिए हुए, ठीक है। लाइन को इसी फॉर्म में लाना पहले, तभी क्वेश्चन सॉल्व करना, नहीं माइनस प्लस की गलती हो जाएगी, पूरा मामला खराब हो जाएगा। यहाँ पे फिर L1 M1 N1 फर्स्ट लाइन का पूरा हमारे क्या करना है, उस डिसीज लिख देना, फिर हमें L2 M2 और M2 इज इक्वल टू। ये कंडीशन अगर होती है तो ये दोनों लाइन क्या है, कोप्लेनर। मैं बात करूंगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द प्लेन। सब वही जो स्ट्रेट लाइन में मैं बात कर रहा था, मैं प्लेन की बात कर रहा हूं। मैंने कहा प्लेन का इक्वेशन हमें क्या मिला हुआ है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशन मिला हुआ है। और मैंने कहा कि इस प्लेन की ये मैं और इसका मैंने कहा ये कोई प्लेन है, x y एक्सिस है, y एक्सिस है, z एक्सिस है, ये कोई प्लेन है। और इस प्लेन पर मैं कोई पॉइंट x1 y1 और z1 से परपेंडिकुलर, इस पे ये परपेंडिकुलर कोई मैंने लाइन खींची, तो पूछ रहा है ये हमारा कहा कि मैं कहा ये कोई पॉइंट Q है और ये P है। परपेंडिकुलर लाइन की डिस्टेंस मैंने कहा ये जो है P है, इसको मैंने R बोल दिया, R। परपेंडिकुलर लाइन की डिस्टेंस P है, तो भाई कुछ नहीं करना है, x1 y1 z1 को यहाँ पे पुट करना है, जैसे स्ट्रेट लाइन पे करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, ठीक है। इसको पुट करना है अपॉन में रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करना है। मतलब डिस्टेंस हमारी P क्या मिलेगी हमें, P क्या मिलेगी, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस।
ठीक है, ये होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे एक बात और कर लेता हूँ, यहाँ पे बात कर लेता हूँ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन। यहीं पे तो मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट से बोला, मैं बोलता हूँ कि अगर मुझे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन से निकालनी है तो कुछ नहीं, ये d1 मैंने कहा प्लेन का पहले का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ax + dy + cz + d1, ये d1 में चेंज जाएगा, दूसरे का प्लेन का इक्वेशन dy cz + d2, यही क्या होते हैं 0, यही तो d1 d2 में चेंजेस आएगा ना, जब ये क्या होंगे पैरेलल होंगे एक दूसरे के। कुछ नहीं, जो डिस्टेंस आएगी इन दोनों के बीच की, वो डिस्टेंस मैंने कहा कि अगर उस डिस्टेंस को मैंने r से डिनोट किया तो r की जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी मॉड में d1 - d2 अपॉन √a² + b²। बात समझ में आ रही है, d1 - d2 मॉड में रहेगा √a² + b²। ठीक है, तो आगे इतनी बात क्लियर हो गई क्या? ये डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, ठीक है, क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछता है इस पे, इसलिए ध्यान से देखना, कुछ है नहीं लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। ये जो फॉर्मूले देख रहे हैं इसलिए पूछता है, कहीं इसको घुमा देगा कहीं इसको घुमा, क्लियर। ठीक है, अब लास्ट कुछ हेडिंग्स है उनको देख लेते हैं, उसके बाद ये 3D खत्म, क्लियर। आगे चलते हैं। अब मैं बात करूंगा थोड़ा बाइसेक्टर्स की, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स बिटवीन टू प्लेन। बाइसेक्टर ऑफ एंगल की बात करूंगा, ठीक है। मैंने कहा मेरे पास कोई दो प्लेन है, ये एक्स वाई ये जेड एक्सिस है हमारे पास। मैंने कहा ये कोई दो प्लेन है, मैंने कहा इनके बाइसेक्टर ऑफ एंगल की दो प्लेन है तो दो इक्वेशन आएंगी, ठीक है। इसीलिए तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल की इक्वेशन निकाली, तो वो इक्वेशन कहां से निकला, जैसे मैंने स्ट्रेट लाइन में देखा था वही है, वही सेम फंडा इधर ही करना है, कुछ नहीं। मैंने कहा पहले प्लेन की इक्वेशन है a1x + b1y + c1z = 0, z + d = 0, और दूसरे प्लेन की इक्वेशन है a2x b1 a2x + b2y + c2z + d2 = 0। ये p1 है, ये p2। तब इनके बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स की इक्वेशन क्या होगी, तब वो जो हमें मिलती है वो मिलती है a1x + b1y + c1z + d1 अपॉन √a1² + b1² + c1² इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि दो एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है, ठीक है, अपॉन तो फिर a2x + b2y + c2z + d2 अपॉन √a2² + b2²। ये होती है बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स की क्या फॉर्मूला, बाइसेक्टर ऑफ एंगल को निकालने का फॉर्मूला। क्लियर हो गई क्या बात इतनी हमारी? ध्यान देना, दो तीन चीजें बता देता हूँ। ये तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू प्लेन्स मैंने बताया, ठीक है। अब और कुछ बातें बता, मुझे बोला कि उसका इक्वेशन निकालो, उस बाइसेक्टर ऑफ द एंगल का निकालो। मैंने कहा इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल विच कंटेनिंग ओरिजिन, जो ओरिजिन को कंटेन कर रहा है। मुझसे ऐसे पूछा गया, ये कंटेन, ये मुझे बोला गया कि उस बाइसेक्टर ऑफ एंगल का इक्वेशन निकालो जो ओरिजिन को कंटेन करे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको d1 और d2 जो कांस्टेंट टर्म है उनको पॉजिटिव बना देना है। सबसे पहले क्या कर देना है, इनको और उनको पॉजिटिव बना देना है। फिर सबसे पहले फर्स्टली मेक कांस्टेंट टर्म्स पॉजिटिव, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें निगेटिव नहीं लेना है, हमें पॉजिटिव लेना है। हमें क्या करना है, पॉजिटिव अकेले लेना है। तो जो इक्वेशन आएगा, जो इक्वेशन हमें मिलेगा वो कंटेनिंग ओरिजिन है। बात समझ लेना, पॉजिटिव लेना है, तब वो जो इक्वेशन आएगा वो क्या होगा, कंटेनिंग ओरिजिन। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई, ठीक है। बात समझ में आई तो आगे बढ़े। दूसरी क्या बोलती है, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज एंड एक्यूट एंगल। बात समझ गए, ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज कब होंगे, ऑब्ट्यूज तब होगा जब इनका और इनका जो है a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तब हमें क्या मिलेगा, और यही
जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 लेस देन 0 होगी तब हमें मिलेगा एक्यूट लाइन। बात समझ में आ रही है? मिलने का मतलब क्या है कि ओरिजिन लाइंस जो है यहां पर हमें मिल रही, ओरिजिन लाइंस लाई इन ऑब्ट्यूज एंगल एक्यूट लाइन। बात समझिए आगे में, ये इसका मतलब ही है, ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ दिस जो ये, ठीक है। कंडीशन क्या मैंने बताया, जब ये ऑब्ट्यूज एंगल देंगी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और जब एक्यूट देंगी तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो 3D पूरा खत्म, वेक्टर पूरा खत्म, ठीक है, कुछ नहीं दिखाना है, कुछ भी नहीं दिखाना है, 3D में पूरा खत्म हो गया, ठीक है, कहानी खत्म हो गई। बचा है क्या, बाइनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर और पीएमसी परम्यूटेशन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यही 4 बचे हो, 4 खत्म कर दूंगा बहुत जल्द, ठीक है। चलते हैं फिर अगला लेक्चर हम नेक्स्ट में देखेंगे जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पे होगा, देखते हैं, ठीक है, ठीक है, बाय, चलते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, थैंक यू।